नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कानून व्यवस्था की और उन लोगों की जो कानून अपने हाथों में ले लेते हैं। जी हां, शुरुआत हम करने जा रहे हैं। खबर है नूरपुर से। नूरपुर में गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला है, जहां पर एक युवक की जमकर सरेराह पिटाई कर दी गई। लड़कों ने जमकर लात और घूंसे बरसाए। गुंडागर्दी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। किस तरह से मारपीट की गई है। करीब 4 लड़के हैं जो एक लड़के के साथ मारपीट कर रहे हैं और बुरे तरीके से मारपीट की जा रही है। तो सरेआम एक युवक की पिटाई की गई और साथ ही ये भी लग रहा है कि स्पेशली इस युवक की पिटाई का वीडियो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है और वीडियो रिकॉर्ड करके उसको वायरल भी किया गया। 4 लड़के नजर आ रहे हैं। आपसी कोई मामला जरूर नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से पिटाई की गई वो सवाल जरूर उठते हैं कि आखिर इस तरह से इन युवाओं को कानून हाथ में लेने की इजाजत किसने दे दी और इस मामले में कब क्या कार्रवाई होगी, पुलिस क्या एक्शन लेगी, उसके ऊपर भी सबकी नजर होगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात होगी हिमाचल के पूर्व ट्रांसपोर्ट मंत्री जीएस बाली की। निधन उनका हुआ था और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांगड़ा में बाली को अंतिम विदाई दी जाएगी। बाली के निधन से कांग्रेस में शोक की लहर है। पार्टी नेताओं ने जीएस बाली को श्रद्धांजलि दी। 5 नवंबर तक कांग्रेस ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। कांग्रेस के नेता जीएस बाली, परिवहन विभाग उनके पास रहा और हिमाचल रोडवेज के इंप्रूवमेंट में उनका एक बड़ा योगदान भी रहा। ये कहा जाता है कि उनकी तरफ से बसों के अंदर मोबाइल नंबर अपना दे दिया गया था ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर लोगों को रोडवेज से कोई दिक्कत है तो डायरेक्टली वो ट्रांसपोर्ट विभाग तक, ट्रांसपोर्ट मंत्री तक, जीएस बाली तक पहुंच कर सके। अपना खुद का यानी पर्सनल नंबर तक दिया गया था बसों में। एक अलग तरह की प्रथा उनकी तरफ से चलाई गई। निधन हुआ उनका और कांग्रेस में शोक की लहर। तो कांग्रेस के कद्दावर नेता जीएस बाली के निधन से हिमाचल में शोक की लहर है। राहुल, प्रियंका से लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनके निधन पर शोक जताया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 5 नवंबर तक अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। जीएस बाली, हिमाचल की सियासत में ये नाम ही काफी था। वीरभद्र सिंह के बाद कांग्रेस में बाली का ही दबदबा था, लेकिन अचानक उनके चले जाने से हिमाचल में शोक की लहर है। जीएस बाली लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। कांग्रेस के कद्दावर नेता के निधन पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर शोक जताया, तो वहीं सीएम जयराम ठाकुर समेत हिमाचल कांग्रेस के नेताओं ने भी अपनी संवेदना जताई। जीएस बाली जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। उनका ट्रीटमेंट एम्स में दिल्ली में चल रहा था और एक दबंग नेता की छवि उनकी और कांग्रेस के अंदर अपनी बात कहने की और काम करने का तरीका भी थोड़ा उनका अलग से हट करके था। तो और अपनी पार्टी के अतिरिक्त दूसरे दलों में भी उनके साथ बहुत उनका संबंध बहुत अच्छा रहता था। तो ऐसी एक छवि के नेता जो है वो हिमाचल ने और खोए हैं। भाग्य की बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और हमारे सहयोगी रहे श्री जीएस बाली का आज सुबह ही एम्स में स्वर्गवास हो गया है। यह जान करके बहुत ही मैं दुख हुआ और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में शांति मिले, उनके परिवारजनों को दुख को सहन करने की शक्ति दे। बाली जी एक बहुत ही काबिल
कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। तो निश्चित तौर से उनकी कमी प्रदेश को खलेगी, उनके क्षेत्र के लोगों को खलेगी। हम उनके परिवार को अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और वीरभद्र सिंह जी के साथ भी उनका एक बहुत पुराना नाता, करीबन 40 साल का नाता रहा, जिसमें उन्होंने हमेशा उनको जो भी कार्य वीरभद्र सिंह जी ने उन्हें दिया उन्होंने उसको बखूबी निभाया और हमेशा उस पर खरे उतरे। बाली किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। नगरोटा बगवां से वो 4 बार विधायक और 2 बार मंत्री रहे। साल 1998 में पहली बार नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। इसके बाद लगातार 2003, 2007 और 2012 में यहां से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे। 2003 और 2007 में जीएस बाली मंत्री रहे। हालांकि 2017 विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी प्रत्याशी अरुण मेहरा के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद एक और कद्दावर नेता के चले जाने से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने 5 नवंबर तक पार्टी के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। वहीं पार्टी कार्यालय में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने जीएस बाली को श्रद्धांजलि दी। उनके निधन से जहां कांग्रेस पार्टी को क्षति हुई है, प्रदेश को क्षति हुई है, वहाँ व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूँ मेरा भी नुकसान हुआ है, क्योंकि मेरे बाली जी से बहुत मधुर संबंध थे। काफ़ी समय से जब मैं प्रदेश एनएसयूआई का अध्यक्ष था, उस वक्त से मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। वो एक स्पष्टवादी बेबाक व्यक्तित्व के मालिक थे। जो उनके दिल में होता था वो उनकी जुबान में होता था। तो एक बहुत बड़ी क्षति ना केवल मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी के लिए, अपितु पूरे प्रदेश के लिए एक क्षति है श्री जीएस बाली जी का जाना। और पूरे हिमाचल प्रदेश में उनकी क्षति जो है जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। दिल्ली से जैसे ही जीएस बाली का पार्थिव शरीर हिमाचल पहुंचा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम दर्शन के लिए कार्यकर्ताओं का हजूम उमड़ पड़ा और हर किसी ने नम आंखों से जीएस बाली को श्रद्धांजलि दी। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे और अब बात होगी उपचुनाव की। 2 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। वोटिंग हो चुकी है, शनिवार को वोटिंग हुई और खासतौर पर अगर बात करें हरियाणा की तो एलनाबाद सीट पर तो बम्पर वोटिंग हुई है और वोटिंग के बाद अब ईवीएम को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रखा गया। स्ट्रांग रूम में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एलनाबाद उपचुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है। जो हम जिक्र कर रहे थे, उपचुनाव में 81.36% मतदान हुआ है। एलनाबाद का हम जिक्र कर रहे हैं। हिमाचल की 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट थी जहां पर उपचुनाव हुए और दूसरी तरफ हरियाणा में केवल एक सीट थी, एलनाबाद की विधानसभा सीट, जहां पर उपचुनाव हुए हैं। और पूरे देश की हम बात करें तो 14 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं। 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो एलनाबाद उपचुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है और अब सभी की नजरें 2 नवंबर पर टिकी हैं जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन सवाल है कि क्या उपचुनाव में धन बल का इस्तेमाल हुआ? वो इसलिए कि विपक्ष ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का इल्जाम लगाया। एलनाबाद उपचुनाव में जनता ने अपना फैसला सुना दिया। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई और अब इंतजार 2 नवंबर का है जब नतीजे आएंगे और ये साफ हो जाएगा कि एलनाबाद की जंग जीतने में कौन कामयाब होता है। लेकिन उससे पहले दावों और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। अब तो मान के चलो कि अब इनकी जमानत नहीं बच सकती। अब बीजेपी जेजेपी की जमानत जब्त होगी और वहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस का भी काफ़ी ज़्यादा ग्राफ गिरेगा। जो आने वाला रुझान है वो सरकार के हक में आए, सरकार के साझे हों कि जो एलनाबाद का जो विकास रुका हुआ है, एक विकास की गंगा बहे, एलनाबाद में एक विकास हो। कल रात धन बल का बहुत इस्तेमाल हुआ है।
इसकी कंप्लेंट भी की है, लेकिन अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। कल रात धन बल का बहुत इस्तेमाल हुआ है, इसकी कंप्लेंट भी की है, लेकिन अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ऐलानाबाद उपचुनाव में बम्पर वोटिंग हुई। सुबह से ही लोग घरों से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल किया। कोरोना काल में बकाया कोविड नियमों का पालन भी किया गया। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो गया। वहीं उपचुनाव में धन बल के आरोपों की एसपी अर्पित जैन ने जांच की बात कही। देखिए, शिकायतें आई, कई शिकायतें झूठी भी पाई गई और कुछ शिकायतें हैं जिन पर हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। तो अगर वो सच पाई जाती है और कोई भी अगर ऐसा कर रहा है जो चुनाव आचार संहिता को तोड़ रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। 3 कृषि कानूनों के विरोध में अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था। कानून तो रद्द नहीं हुए, लेकिन ऐलानाबाद में अभय चौटाला की प्रतिष्ठा जरूर दांव पर लगी है। और 2 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि किसकी दिवाली रंगीन होती है। ऐलानाबाद से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18।